नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। दोस्तों, ये वर्गीकरण चैप्टर है, ये किसी किसी बुक में दिया रहता है ऑड ऑन आउट के नाम से, यानी ऑड वन आउट के नाम से दिया रहता है, जो कि आपकी आरपीएफ के सिलेबस में दिया है ऑड ऑन आउट के नाम से। तो हमको घबराना नहीं, किसी किसी पुस्तक में रहता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से दिया रहता है, किसी किसी चैप्टर में मतलब बुक में दिया रहता है ऑड वन आउट के नाम से। दोनों में बात वही है, क्वेश्चन सेम तरीके से पूछ लेते हैं, यानी दोनों क्वेश्चन का नाम, सिलेबस का नाम सेम है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, जिस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग सबसे पहले नियम को नोट डाउन करेंगे। जो कॉपी बनाए हैं उसमें सबसे पहले जो नियम होंगे, पॉइंट होंगे, उसको नोट करते हुए चलें कि क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है वर्गीकरण चैप्टर का अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसको पूछने का मतलब क्या होता है। लिखा है वर्गीकरण का अर्थ है वर्ग बनाना या समूह बनाना, अर्थात एक अध्याय के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, जिनमें से 3 एक समान समूह या वर्ग बनाते हैं। जो विकल्प उस समूह या वर्ग में आता है वही हमारा उत्तर होता है, यानी वो जो वर्ग या समूह में नहीं आता है वही उत्तर होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य ज्ञान का के साथ कुछ विशेष नियमों का भी होना आवश्यक है, जिसका संक्षिप्त विवरण अंकाकृत किया गया है। कहने का मतलब इसमें कुछ जो 4 शब्द दिए गए होंगे क्वेश्चन में, 4 विकल्प होंगे, उसी 4 विकल्पों में 3 किसी न किसी तरह से समान होंगे, किसी समूह का निर्माण कर रहे होंगे, या किसी की सिमिलरिटी तीनों की सेम होगी, लेकिन एक उनमें से भिन्न होगा। उसी को हमको विषम को छाड़ना रहता है, यानी ऑड वन आउट करना रहता है। बात क्लियर है? तो ये तो बात हो गई, उसका अर्थ क्या होता है कि चैप्टर का अर्थ क्या होता है, इसमें हमको करना क्या होता है। दिया गया है पॉइंट जो दिए गए हैं, इसको नोट करना है। पहला पॉइंट दिया गया है आकृतियों के बीच वर्गीकरण के निम्न आधार होते हैं, जैसे रेखाओं या भुजाओं के आधार पर, संख्या के आधार पर, यानी 3 चित्र दिए जाएंगे, उसमें हमको आकृतियों की भुजाएं गिनना होता है। 3 में सेम भुजाएं होंगी, एक में अलग होंगी, उससे ज़्यादा होंगी या तो फिर कम होंगी, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में दिया गया है आकृतियों की संख्या के आधार पर, उसमें जो 4 विकल्प दिए रहेंगे उसमें कुछ आकृतियाँ ज्वाइन करके दे देंगे। 3 में सेम आकृतियाँ होंगी, यानी नंबर ऑफ आकृतियों की संख्या बराबर होगी, और एक में कम या तो ज़्यादा होगी, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर कहा आकृतियों की घूर्णन के आधार पर, मतलब आकृतियों को घुमाया जाता है, जैसे यहाँ पर एक सर के लिए, एक सर के लिए, एक सर के लिए और एक सर के लिए। इसमें एक यहाँ पे पॉइंट बनाएगा, फिर एक यहाँ पे बनाएगा, फिर एक यहाँ पे बनाएगा, ठीक, फिर इसमें यहाँ पे बनाएगा। कहेगा मतलब आकृतियों की घूर्णन किया, घूर्णन मतलब घुमाने के आधार पर। देखो यहाँ पे ऊपर था, उसको 90 डिग्री घुमाए तो यहाँ पे आया, यानी इसमें यहाँ पे, फिर इसको 90 डिग्री घुमाए तो यहाँ पे आया। अब जब अगली आकृति में घुमाना था तो यहाँ पे है इसमें, तो इसमें अब अगली आकृति में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, लेकिन है कहाँ पे, यहाँ पे, तो यही आकृति हमारी इसमें हो जाएगी। कहने मतलब आकृतियों को घुमाने के आधार पर भी क्वेश्चन बनाया जाता है, जो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। फिर से दिया गया आकृतियों के विभाजन के आधार पर, यानी आकृतियों का बंटवारा किया जाएगा, उसके आधार पर बनाया जाएगा। फिर लिखा आकृतियों की बनावट के आधार पर, उसकी बनावट कैसी है उसके आधार पर भी बनाया जाता है। दर्पण या जल प्रतिबिंब के आधार पर बनाएगा। दर्पण का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है बी, ठीक, बी, फिर यहाँ पे लिखा है इस तरह दिया रहेगा, जैसे बी लिखा है, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है डी, फिर लिखा है जेड। कहेगा बताओ इसमें कौन सा विषम है। देखो अगर दर्पण की बात करेंगे, दर्पण अगर हम बी में दर्पण, बी में यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो ये बी कितना बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक, यानी यही तो बना है। सी में दर्पण लगाओगे, सी इस तरह बना है, इसको बनाओगे तो इस तरह बनेगा, यानी ये वाला बनेगा। डी इस तरह होता है, इसमें दर्पण लगाओगे तो डी इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, यानी यहाँ बना है। जेड में दर्पण यहाँ लगाओगे तो जेड किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, लेकिन किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, लेकिन ये जेड एकदम सीधा बना है, इसका मतलब यही हमारा विषम है। क्योंकि सब तो ये 3 जो दिए गए हैं बी सी डी, ये दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं, लेकिन जेड जो दिया गया है
ये वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दर्पण प्रतिबिंब से बनेगा क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है जो चित्र होता है वो नीचे पलट जाता है। जैसे मान लिया जाए बी यहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पे नीचे जल भरा हुआ है, तो चित्र कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। जिसे लिखा है ए, यहाँ पे कहेगा इसका जल प्रतिबिंब का, जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये नीचे पलट जाएगा, ये नीचे पलट जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक। इसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब। तो इससे भी क्वेश्चन बनाता है। अगला पॉइंट लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के लिखने के आधार पर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के लिखने पर इससे जब क्वेश्चन बनता है तो जानते हो किससे बनता है, इससे बनता है वोवेल और कॉन्सोनेंट से, वोवेल और कॉन्सोनेंट से इससे बनता है। वोवेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21 संख्या होती है। कुल मिला के अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। 5 होते हैं वोवेल्स और 20 होते हैं कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कौन होते हैं, ए आई ओ यू ई, ए ई आई ओ यू, ठीक, ए ई आई ओ यू, यही 5 कंसोनेंट होते हैं और ये सॉरी वोवेल्स होते हैं, ये कंसोनेंट होते हैं की संख्या होती है, ठीक। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला से इस क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन बनाएगा टॉपिक में, तो तुमको सिर्फ सबसे पहले यही देखना होता है, यही विषम होना। 4 इसमें दे देगा कॉन्सोनेंट, 1 दे देगा वोवेल, या 4 दे देगा वोवेल, 1 दे देगा कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं इसको कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, इसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, करेंगे हम लोग। 4 आकृतियां दे दिया गया है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन कहा है कि इनमें कौन सी विषम है, यानी ऑड वन आउट को हमको चूज करना है, यानी क्लासिफिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग आकृतियां गिने। देखो तुमको कोई आकृति भिन्न लग रही है, इस वाली आकृति देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स। यहाँ 1 2 3 4 5 6 बॉक्स। यहाँ 1 2 3 4 5 बॉक्स है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको भिन्न चुनना है। ए में 6 बॉक्स हैं, बी में भी 6 हैं, सी में भी 6 हैं और डी में कितने हैं, 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको उसमें 5 है, तो हमको चाटना होता है विषम। क्लियर है। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को आसानी से बनाना होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 4 आकृतियां दी गई, ए बी सी और डी दिया गया है। आकृतियों में कहा गया एक आकृति है, उसमें बीच में क्रॉस का निशान है, 2 लाइन है, एक इधर से एक इधर से। दूसरी वाली आकृति में सिर्फ एक लाइन बीच से है बस। तीसरी वाली में एक इधर से एक इधर से, यानी 2 आकृतियां। तीसरी और चौथी वाली में इधर से भी है 2, यानी 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, इसमें सिर्फ एक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यानी इसमें जो कितनी है लाइनें, कितनी है भुजाएं, कितनी 1 2 भुजाएं, इसमें कितनी 1 भुजा है, इसमें कितनी 1 और 2 भुजाएं। बीच की भुजाओं की बात करें, ये तो फिगर वाली भुजाएं हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें 1 भुजा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें फिर से भुजाएं गिनना है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। कितनी है, इसमें 3 भुजा। इसमें 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें कितने 1 2 3, इसमें भी 3 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 भुजाएं हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इन चारों में कुछ तुमको लग रहा है सीधा 3 किसी तरह से होंगे। देखो इसमें देखो, इसमें देखो ये वाली जो लाइन है बीच वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे, इसमें देखो बीचों बीच में है, इसमें भी बीचों बीच में, इसमें भी बीचों बीच में है, इसमें बीच में नहीं है, थोड़ा नीचे है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमको चुनना है विषम। ठीक, कितना आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, LMNO है,
फिर से क्या करेंगे, हम उसमें ढूंढेंगे वोवल से कितने हैं, या तो कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो वोवल्स वाला लगाएंगे तो क्या करेंगे, एल हमारा क्या है वोवल्स है तो कहोगे नहीं कॉन्सोनेंट है, एम क्या है कॉन्सोनेंट है, एन क्या है कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है वोवल्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओ हमारा स्वर इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है इस तरह। जब इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा, तीर वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसमें परिवर्तन देखेंगे क्या होता है। पहले तो बॉक्स गिनेंगे, सेम सेम बॉक्स है कि नहीं। देखो एक तरफ तीर का निशान है, ठीक, एक तरफ सर्किल का है, यानी दोनों सर्किल तीर है, सर्किल तीर है, इसमें दोनों सर्किल सर्किल है, इसमें देखो सर्किल तीर है, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, यही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि तीनों में ए बी और डी वाले में तीनों में विषम है, एक तरफ तीर है एक तरफ गोला है, एक तरफ तीर है एक तरफ गोला है, एक तरफ तीर है एक तरफ गोला है, लेकिन इसमें दोनों सेम तरफ तीर है और दोनों सेम तरफ गोला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया है, फिर से वही हम फिगर देखेंगे, देखो इसमें दो फिगर सेम सेम है, इसमें भी दो फिगर सेम सेम है, इसमें भी दो फिगर सेम सेम है, लेकिन इसमें दोनों फिगर डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से हमको आसान से कम घूमना है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें बनाए नहीं जाते। फिर आ गया है अल्फाबेट वाले, तो हम क्या करेंगे, वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें कितने स्वर हैं, स्वर कितने हैं, स्वर सिर्फ एक है, यानी वोवेल्स क्या है, ओ है, यानी विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू से बनाता है क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू जैसे 26 अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए आता है 1 नंबर में, बी आता है 2 नंबर में, सी आता है 3 नंबर में, डी आता है 4 नंबर में, इसी तरह आता जाता है, और जेड आता है 26 नंबर में, ठीक, नंबर से वैल्यू बनाता है। जैसे डी की वैल्यू कितनी होती है, डी कितने पता है, 4 पे आता है, एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। देखो 4 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 8 से 4 बढ़ा तो 12 हुआ, यानी 4 4 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 4 बढ़ता तो यहाँ 16 होता, लेकिन दिया कितना है, 15 दिया है। इसका मतलब यही तो हमारा भिन्न है, यानी ओ वाला हमारा भिन्न है, चाहे इस तरीके से भी लगा लेंगे तो उस तरीके से लगा लेंगे। अगर इस सीक्वेंस फॉलो करता तो वहाँ पे क्या आता, 16 आता, क्योंकि पी आता था, पी 16 पे होता है तो हमारा 16 आता। उस तरह से भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा किसकी कौन सी होती है, क्योंकि अभी हम जब पढ़ाएंगे श्रृंखला तो हम आराम से याद करवा देंगे, क्लियर है। जब श्रृंखला पढ़ाएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट वाली सीरीज पढ़ाएंगे, तो हम याद करवाएंगे किस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फिर दिया गया है ये वाली आकृति, जब भी एक आकृति में 4-5 आकृतियाँ संलग्न कर देगा, यानी ऐड करके देगा, तो भी हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। करने का तरीका जानते क्या होता है, जो आकृतियाँ मान लिया जाए 3 आकृतियाँ हैं, 3 आकृतियाँ फिगर में दिया, तो पहली आकृति को उठाना है, उस पहली आकृति को सब में देखना है कि उसमें क्या अंतर है। अगर पहली आकृति में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तो उस आकृति को छोड़ के दूसरी आकृति उठाना है, फिर दूसरी आकृति सब में देखना है। एक साथ में अगर एक ऑप्शन में 4 आकृतियाँ हैं, एक साथ में चारों आकृतियाँ नहीं देखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा और ढूंढ भी नहीं पाओगे। सबसे पहले अगर एक ऑप्शन में चाहे 4 आकृतियाँ हों चाहे 5 आकृतियों से बना दे क्वेश्चन, हमको सबसे पहले एक आकृतियों का अंतर ही देखना है, क्लियर है। देखो सबसे पहले इस आकृति को हम देखते हैं, इस आकृति, जब इस आकृति को हम देखेंगे तो एक यहाँ पे है लाइन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यानी 3 है, इसी के अंदर है तो ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब तक ये है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको छापना है। दूसरी वाली आकृति को देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी दूसरी वाली आकृति से हमको आंसर नहीं मिला, हमको पहली वाली आकृति से मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, पॉइंट नोट करके लिखना है कि अगर ऑप्शन चाहे 4 आकृतियाँ मिला के क्वेश्चन को बनाया, चाहे 5 आकृतियाँ हो चाहे 3 हो, सबसे पहले एक आकृति को हम देखते हुए सब में अंतर ढूंढेंगे, किसी वो उस आकृति में नहीं मिलेगी तो उसको हम छोड़ देंगे, दूसरी वाली आकृति को उठाएंगे, उसमें अंतर खोजेंगे। इस तरीके से हमको अंतर आसानी से पता चल जाएगा और एक साथ में हमको अंतर नहीं देखना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, इसमें तुमको भिन्न ढूंढना है, इसमें कुछ भिन्न नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो विकल्प नंबर ए देखो, बी देखो, सी देखो, डी देखो।
कुछ अंतर आ रहा है तो कहोगे हाँ आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? कहोगे सी में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। सी में है कैसा आंसर? देखो यहाँ, देखो जो यहाँ पे गैप है ज़्यादा है, यहाँ पे गैप है ज़्यादा है, यहाँ पे गैप है ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे गैप कम है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। ठीक, फिगर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह आकृतियों को हमको ढूंढना रहता है। कभी कभी जानते हो क्या ढूंढना रहता है? आकृतियों के अंदर आकृतियाँ जो छिपी होती हों, जैसे मान लिया जाए इसके अंदर कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 सर्कल हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। कभी कभी देगा कि इसमें 5 होगा, 5 होगा, एक में किसी में एक कम कर देगा, वही आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को बनाता है। क्लियर है? फिर दिया गया है, फिर से वही बात है, क्या ढूंढेंगे? हमको विषम ढूंढना है, वोवल से ढूंढना है। वोवल कितना है इसमें? ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा। इसमें देखो क्या करें, इसमें जो ये लाइन है, ये सीधी लाइन के दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ जीरो, यानी दाईं तरफ नीचे जीरो, जीरो लगा हुआ है। इसमें देखो, इसमें जब जाएंगे तो दाईं तरफ जीरो लगा हुआ है, इसमें जब जाएंगे तो बाईं तरफ जीरो है। क्या है? बाईं तरफ जीरो, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखो दाईं तरफ जीरो है। ठीक, दायां बायां क्लियर है, यानी जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जिस हाथ से लिखते हैं वो हमारा दायां होता है, यानी जिस हाथ से हम खाना खाते हैं राइट साइड वाला हमारा हाथ दायां होता है। अब जो लोग उल्टा हाथ से खाना खाते हैं, यानी लेफ्ट वाले हाथ से खाना खाते हैं, लेफ्ट वाले राइट से लिखते हैं, तो वो अपना देख लेंगे कागज से। जो सही वाला राइट वाला होता है और राइट वाला हमारा दायां होता है, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर यह है कुछ महत्वपूर्ण नियम। इस कुछ महत्वपूर्ण नियम से क्वेश्चन बनाता है, जो कि हमको बहुत आसानी से नोट करते हुए आराम से, पहले नियम नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह सारे नियम नोट करना है। पहला नियम लिखा गया, शरीर के अंगों के संबंधित, यानी दिए गए प्रश्न में शरीर के अंगों के नाम हो तो निम्न आधार पर उत्तर प्राप्त करते हैं। पहली बात, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, यानी आँख कान नाक जीभ 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी कौन सी होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ऑप्शन में तुमको 3 ज्ञानेंद्रियां देगा, एक कोई दूसरा अंग दे देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहा है अंततः बाह्य अंगों के आधार पर। अंततः बाह्य अंगों का मतलब होता है कि जब क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक को छाड़ना होता है, 3 सही होते हैं। 3 उसमें दे देगा अंदर वाले जो शरीर के अंदर अंग होते हैं, एक दे देगा बाहर का, या तो 3 बाहर का देगा, एक अंदर का देगा, जो विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। 3 नंबर में दिया शरीर में उपलब्धता के आधार पर। हो सकता है 4 ऑप्शन हो, इसमें 3 ऑप्शन दे दे जो शरीर के अंग देंगे, एक कोई बाहर का देगा जो शरीर में उपलब्ध नहीं होगा, जो नंबर हमारा साफ हो जाएगा। ये पहला नियम है, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए नोट्स बनाते हुए आराम से पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न शब्द ज्ञात करें। कहा है आँख है, कान है, पैर है, त्वचा है, तो किससे है? ये ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है। आँख होती है तो कहोगे हाँ होती है, कान होता है, त्वचा होती है, लेकिन पैर नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है भिन्न शब्द को ज्ञात करें। भिन्न शब्द ज्ञात करें, लिखा है आँख, कान, पैर, फेफड़ा। देखो आँख होती है और कान और पैर, ये तीनों जो होते हैं शरीर के बाहर के अंग हैं, जो हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फेफड़ा हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आंतरिक अंग हो जाएगा, तो हमारा विकल्प नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया निम्न भिन्न शब्द को ज्ञात करें। पहला नियम था अंगों के आधार पर, दूसरा नियम है कौन सा? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है जल के आधार पर। जल के आधार पर, जल के आधार पर कहा भिन्न शब्द ज्ञात करें। पॉइंट डालना है नियम नंबर 2 जल के आधार पर, यानी जल को उपयोग करके भी क्वेश्चन बनाता है। जैसे लिखा है नहर, तालाब और सोता और नाला, इसमें कौन सा होगा? क्या होगा? सोता नहीं होगा। देखो कैसे, देखो नहर में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, सोता में भी पानी होता है, नाला में पानी होता है। देखो एक शब्द लिखा है सोता, उसका अर्थ नहीं पता होगा, सोता बताते हैं। इसे मान लिया जाए ये नहर है, ये नहर है, नहर के किनारे कहीं, सब नहर में नहीं, कोई नहर में किनारे एक छोटे छोटे छेद बने होते हैं गड्ढे टाइप में, उस गड्ढे से पानी रिसता रहता है, यानी पानी निकलता रहता है।
उसी इन्हीं को बोलते हैं सोता। क्या बोलते हैं? सोता। क्लियर है बात? ठीक। या तो फिर ये जो नहर है उसकी जो ये बाउंड्री होती है, ये जो बॉर्डर बना होता है मिट्टी से ऊंचा ऊंचा बना होता है कंक्रीट से, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा छेद हो जाता है, वहाँ से पानी बहता रहता है, उसी को बोलते हैं क्या? सोता। क्लियर है? ये वो सोता नहीं है जो नींद वाला सोता है। ठीक है, क्लियर? ये सोता कौन सा है? पानी बहता है। तो कौन हो जाएगा? देखो, नहर में पानी बहता है, तालाब में पानी बहता नहीं है, भरा रहता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। सोता में भी पानी बहता है और नाला में भी पानी बहता है। तो जल के आधार पर जो हो जाएगा नियम नंबर 2, उसमें जल के आधार पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्वेश्चन बनाया जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में सही हो जाएगा, क्योंकि तालाब में पानी ठहरा हुआ रहता है, भरा रहता है। अगला है, फिर दिया है सब्जियों के आधार पर, फिर दिया है नियम नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो बना है नियम नंबर 3 से, इसलिए नियम नंबर 3 से, यानी सब्जियों के आधार पर। सब्जियों के आधार पर कहा है सलजम, चुकंदर, आलू और टमाटर। इस सब्जी वाले नियम से, यानी 3 नंबर नियम से जानते हो कैसे क्वेश्चन बनाता है? नियम क्वेश्चन बनाता है इस तरीके से, जो सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियां जमीन के नीचे उगती हैं, कुछ जमीन के ऊपर लगती हैं। ठीक है, उससे बनाएगा। 3 विकल्प देगा, जो जमीन के नीचे होगी, एक ऊपर वाला देगा, या तो 3 ऊपर वाले देगा, एक नीचे वाला देगा। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है सब्जी वाले। लिखा है सलजम, चुकंदर, आलू और टमाटर। देखो, सलजम, चुकंदर और आलू ये तीनों की तीनों जमीन के नीचे लगते हैं, और टमाटर क्या लगता है? ऊपर। यानी हमारा विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? डी विकल्प नंबर सही हो जाएगा। ये नियम नंबर 3 नोट करिएगा, सब्जी क्या था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भिन्न शब्द ज्ञात करें। आलू, टमाटर, भिंडी और बैंगन। देखो, आलू जमीन के नीचे होता है, टमाटर, भिंडी और बैंगन क्या होते हैं? जमीन के ऊपर लगते हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार सब्जी वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर लिखा है नियम नंबर 4, महीनों से संबंधित। लिखा है दिए गए प्रश्न में महीनों के नाम दिनों के आधार पर अथवा सम विषम के आधार पर दिया जाता है। देखो, एक महीने में कितने, सॉरी, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 कौन से होते हैं? एक होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये होगा जून, ये होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही तो हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 महीने होते हैं। कैसे बनाता है क्वेश्चन? कुछ जो साल में 12 महीने होते हैं, 12 जो महीना होते हैं, कोई महीना होता है 30 का, कोई 31 का, कोई 29 का, उसके आधार पे बनाता है। 4 विकल्प देगा, उसमें 3 विकल्प दे देगा 30 दिन वाले, महीनों वाले, एक दे देगा 31 वाला, या तो 3 31 वाला या 31 वाला, उस हिसाब से। तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि होता कैसे? 30 किस में होते हैं, 31 किस में होते हैं? देखो, जब स्टार्टिंग का महीना होता है जनवरी, उसमें 31 होते हैं। 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31, फिर 30, 31, 30, 31, यानी 30 31 30 31 का कंसेप्ट चलता है। पहला महीना 31 का, फिर उसी का अनुसार 30 31। अब फरवरी 30 की नहीं होती है, फरवरी होती है या तो 28 की या तो 29 की। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी, नहीं तो फिर 28 की होगी। क्लियर है बात? यही तो बात हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? 30 31 30 31 30 31 30 31 30। लेकिन जो जुलाई अगस्त 2 महीना होते हैं, 2 महीना, वो दोनों 31 के होते हैं, पास पास में। ठीक, क्या करेंगे? जुलाई जनवरी चालू में 31 30 31 30 31 30 31 31, फिर 30 31 30 31, इस तरह याद करेंगे। जुलाई अगस्त दोनों महीना होते हैं 31 के। तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन कहा है भिन्न शब्द ज्ञात करें। पहला दिया है जनवरी, कितने का होता है? 31 का होता है। जुलाई क्या होता है? जुलाई क्या होता है? 31 का होता है। अगस्त क्या होता है? 31 का होता है। फरवरी क्या होती है? 28 या 29 का। तो विकल्प क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों महीना जो होते हैं 31 के होते हैं, फरवरी या तो फिर 28 की होगी या तो 29 होगी। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा आराम से।
ये तो कैलेंडर का पार्ट होगा, यानी कैलेंडर वाले क्वेश्चन बनाता है। ये कौन सा दिन कौन सा महीना कितने दिन का होता है, जब हम कैलेंडर पढ़ाएंगे एकदम आराम से याद करवा देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, हम याद करवाएंगे। क्लियर है बात? अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में करेंगे। फिर दिया गया है 5 नंबर दिए गए विकल्पों में नाम के आधार पर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है, किंतु यदि नाम में विशेष तथ्य हो तो उसके आधार पर भी उत्तर प्राप्त करते हैं। यानी विशेष तथ्य अगर हो नामों में तो उसके अनुसार हम प्राप्त करेंगे, नहीं तो फिर हम लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर करेंगे। क्वेश्चन कहा है भिन्न शब्द ज्ञात करें। इसमें सुरेश है, मोहन है, सुरेश है, सीमा है और राहुल है। तो इसमें भिन्न क्या है? जो सीमा है ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट गाइडेंस लिखिएगा। नियम नंबर 5 लिखा है दिए गए विकल्पों में नाम दिए जाते हैं जो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है, किंतु यहाँ पे लिखा है किंतु यदि नाम में विशेष तथ्य हो तो उसके आधार पर उत्तर प्राप्त करना चाहिए, ना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर। क्लियर? जैसे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है भिन्न को छांटिए। कहा है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। देखो, अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे या तो फिर विशेष नामों में विशेष तथ्य होगा तो सबसे पहले ये सब सारे जो नाम दिए हैं विशेष हैं, तो हमको क्या करेंगे? हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें आंसर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से हिसाब से करेंगे तो इंदिरा गांधी आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी पहला ऑप्शन है जो कि लास्ट मतलब एक ही ऑप्शन है जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी सब तो पुल्लिंग है। लेकिन ये जो नाम है विशेष है, क्यों? क्योंकि ये जो 4 नाम दिए गए हैं, चारों में से 3 तो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी कोई प्रधानमंत्री हमारे भारत के नहीं बने, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को इस चैप्टर में करना होता है। क्लियर है बात? अब देखो, ये हमारा था क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। आगे की क्लास हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर देंगे। दूसरी बात है, नोट्स को आराम से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, सारा ये सिलेबस होता चाहे यूपीपी हो, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। समझ में आई बात? क्लियर है? एकदम आराम से स्क्रीनशॉट लो करिएगा और जितने भी नियम बताए हैं नोट करते हुए क्वेश्चन को करिएगा। क्लियर बात? थैंक यू दोस्तों।